ये कहानी है ऐसे एक बदले की जो किसी इंसान ने इंसान से नहीं बल्कि एक सांप ने इंसानों से लिया है। घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव था, सुंदर नगर। उस गांव के जंगल ही उसकी सुंदरता का सबूत देते थे। गांव के लोग भी सज्जन और मेहनती थे। सब लोग सुंदर नगर से दूसरे गांवों में आने जाने के लिए उस जंगल का इस्तेमाल करते थे। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन छोटा बच्चा भी जंगल में जाने से नहीं डरता था। इसका बस एक ही कारण था, जंगल के जानवर और सुंदर नगर के गांव वाले, इनके बीच हुआ एक अलिखित करार। सुंदर नगर के लोग इतने सज्जन थे कि कभी किसी जानवर की जान लेने की बात तो दूर, वो किसी जानवर पर कभी पत्थर भी नहीं उठाते थे। जिस तरह हम इंसानों को ईश्वर ने बनाया है, उसी तरह इन जानवरों को भी, ऐसा उनका पक्का मानना था। वो सब जैसे अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखते थे, वैसे ही जंगल से आते जाते समय ध्यान देते थे कि गलती से भी जानवरों को कोई परेशानी ना हो। जंगल के जानवर भी इंसानों के इस भाव को समझते थे और कभी किसी गांव वाले का रास्ता नहीं रोकते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और अद्भुत सांप रहता था। उसने कई साल तपस्या करके कुछ विद्याएं हासिल की थी। भले ही लोग इस बात को नहीं मान सकते, पर दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन पर आसानी से हम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा ही वो सांप था जिसकी विद्याओं पर विश्वास करना किसी इंसान के लिए मुश्किल था। उस सांप ने इंसानों की भाषा बोलने की विद्या प्राप्त की थी, पर यह बात किसी को पता नहीं थी। सांप की पत्नी थी जिससे सांप बहुत प्यार करता था। दोनों एक बिल में रहते थे और कुछ ही दिनों पहले मादा सांप ने एक अंडे को जन्म दिया था। सांप ने उस अंडे को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपा कर रखा था। दिन बीत रहे थे और सांप और उसकी पत्नी अपने बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सुंदर नगर के गांव वाले जब भी उस सांप को देखते थे, तब उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके आगे जाते थे। सब उसे महादेव का भक्त समझते थे। सांप भी अपना फन निकालकर इस तरह से हिलाता था मानो प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद दे रहा हो। सब कुछ सही चल रहा था। सांप और उसकी पत्नी अपने बिल में खुशी से दिन बिता रहे थे, पर जल्दी ही ऐसा कुछ होने वाला था जिसका उन्हें अंदेशा नहीं था। एक दिन जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, आज हवा में भी कमी थी और पत्तों की सरसराहट भी नहीं हो रही थी। ऐसे में उस जंगल में 4 हट्टे कट्टे लोग आए, भीमा, राजेश, दिवाकर और प्रकाश। वो उस जंगल में पेड़ काटने के लिए आए थे। उन्हें पता चला था कि उस जंगल में ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। चारों उस जंगल में आकर बात करने लगे। भीमा ने बाकी तीनों से कहा, देखो, यही है सुंदर नगर का वो घना जंगल। यही वो लकड़ी मिलेगी जो सोने के दाम में बिकती है। हाँ, जंगल तो बहुत बड़ा है, पेड़ भी बहुत ज्यादा हैं इस जंगल में। राजेश ने पूरे जंगल में अपनी नजर घुमाते हुए कहा। अब चारों उस जंगल में घूमते हुए पेड़ों को देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर प्रकाश ने कहा, ये देखो कितना घना पेड़ है। मुझे लगता है हमें यही पेड़ काटना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो, इस पेड़ की टहनियां भी बहुत घनी और बड़ी हैं। इसे हम जड़ से ही काट लेते हैं, पूरा का पूरा पेड़ काम आ जाएगा। दिवाकर ने प्रकाश की बात में हामी भरी। चारों मिलकर अब उस बरगद के पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी से वार करने लगे। पेड़ बहुत बड़ा था और उस पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। बंदर उस पेड़ को अपना घरौंदा बनाते थे। कुल्हाड़ी के घाव से पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिरने लगे। बंदर भी छी छी आवाज करते हुए दूसरे पेड़ों पर छलांगे मारने लगे। पक्षी अपने घोंसलों को टूटते हुए देखकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। उस आवाज से सांप अपने बिल से बाहर आया। सांप ने देखा कि कुछ लोग उस पेड़ को काट रहे हैं। चारों ने मिलकर उस पेड़ की जड़ के आसपास बहुत खोद दिया था। उसके ठीक नीचे मादा सांप ने अंडा छुपाया था और अब उस अंडे के समय से पहले टूटने का डर था। सांप ने अपने मन में विचार किया कि इन चारों को रोकना चाहिए। अगर गलती से भी कुल्हाड़ी का वार अंडे पर हुआ तो उनका बच्चा मर जाएगा। पर सांप को उन चारों लकड़हारों को यह बात समझाने के लिए अपनी विद्या का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। सांप नहीं चाहता था कि उसकी यह विद्या किसी के सामने आए। वो कुछ देर सोच रहा था, तभी वहां मादा सांप आई और उसने भी देखा कि 4 लोग पेड़ के चारों ओर से उसे तोड़ रहे हैं। मादा सांप ने गहरी आंखों से अपने पति की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सांप को अंडे के टूटने का डर और अपने बच्चे को खोने का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। सांप ने अपनी पत्नी का दर्द समझा और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी विद्या का इस्तेमाल करने की ठान ली। उसने मादा सांप को बिल में जाने को कहा। मादा सांप के जाने के बाद सांप पेड़ के पास आया। उसने देखा कि पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर गए हैं और कुछ पक्षियों के तो अंडे भी गिरकर चूर चूर हो गए थे।
बेचारे पक्षी उन टूटे हुए अंडों के पास उड़ रहे थे जैसे कि वो दुख मना रहे हों। सांप को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो चारों दोस्तों के पास आया और उसने कहा, रुक जाओ, इस पेड़ को मत काटो। ये आवाज सुनकर भीमा, प्रकाश, दिवाकर और राजेश को लगा कि कोई आदमी उन्हें पेड़ काटने से मना कर रहा है। भीमा ने कहा, कौन हमें रोक रहा है? अभी उसे मजा छकाता हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई आदमी नहीं था। सांप ने फिर कहा। तब चारों ने ध्यान से देखा। अब सांप अपना फन फैलाकर खड़ा था। उस सांप को बोलते हुए देखकर चारों चौंक गए। भीमा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? एक बोलने वाला सांप। सांप ने फिर कहा, मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, इस पेड़ को मत काटो। यही नहीं, इस जंगल में सभी पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं। कई जानवर इन पेड़ों का रहने के लिए आसरा लेते हैं। ये देखो, इस पेड़ को काटने की शुरुआत से ही कितने पक्षियों के घोंसले टूटकर बिखर गए हैं। उनके परिवार को ऐसे तोड़ने का तुम इंसानों को कोई अधिकार नहीं है। सांप की यह बात सुनकर भीमा ने हंसते हुए कहा, और कौन रोकेगा हमें? तुम? भीमा की आवाज में घमंड साफ छलक रहा था। सांप ने फिर भी शांति से कहा, सुंदर नगर में कभी कोई इंसान जानवरों को और कोई भी जानवर इंसानों को कभी परेशान नहीं करते हैं। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही इस सुंदर नगर की खासियत है। तुम लोग शायद किसी दूसरे गांव से आए हो, इसलिए तुम्हें इस बात का पता नहीं है। अब दिवाकर ने आगे आकर कहा, हाँ, इस बात का तो हमें पता नहीं था, पर हम ये सब नहीं मानते हैं। जहां हमारा फायदा हो हम वह काम करते ही हैं। सांप ने कहा, मैं एक बार फिर तुम लोगों से कहता हूं कि पेड़ को मत काटिए। इस पेड़ के नीचे मेरा भी अंडा है। इतनी देर से राजेश उस सांप को बहुत ध्यान से देख रहा था। भीमा ने एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाई और वो सांप के सामने पेड़ की जड़ में वार करने वाला था। तभी राजेश ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ भीमा, ये सांप सही कह रहा है। हमें इस जंगल के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें किसी जानवर के घरों को ऐसे तोड़ने का अधिकार नहीं है। चलो हम चलते हैं यहां से। यह सुनकर भीमा ने कहा, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो राजेश? हम इतनी दूर आए हैं पैसे कमाने के लिए और अब तुम अचानक मना कर रहे हो? तुम इस मामूली सांप से डर रहे हो? अरे इसके तो मैं अपनी कुल्हाड़ी से एक घाव में 2 टुकड़े कर सकता हूं। भीमा की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए राजेश ने कहा, मुझे तुम्हारी इस क्षमता पर बिल्कुल भी शक नहीं है दोस्त, पर मुझे लगता है कि हमें इस सांप की बात मान लेनी चाहिए। हम कहीं और चले जाएंगे, किसी दूसरे जंगल में जहां सूखे पेड़ हों और जानवर ना रहते हों। राजेश अब सांप के सामने आया और उसने हाथ जोड़कर सांप से कहा, मुझे और मेरे दोस्तों को माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इस जंगल का पेड़ नहीं काटेंगे। हम चलते हैं। राजेश चलने लगा। दिवाकर, भीमा और प्रकाश को कुछ समझ नहीं आया कि राजेश ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके पीछे जाते हैं। सांप देखता है कि उसका अंडा सुरक्षित है या नहीं। तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुल्हाड़ी के घाव से उसके अंडे के भी टुकड़े हो गए थे। वो भारी मन से अपने बिल में चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मादा सांप समझ गई कि उसका अंडा नहीं रहा है और उसका बच्चा भी अब कभी जन्म नहीं लेगा। उसकी भी आंखें बहने लगती हैं। वहां जंगल से थोड़ी दूर आकर भीमा, दिवाकर और प्रकाश ने राजेश को घेर लिया। तीनों लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने उस सांप की बात मानकर उन्हें क्यों रोका। तब राजेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें लकड़ी काटकर उसे बेचकर जितने पैसे मिलते, उससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलने की योजना बनाई है मैंने। इसलिए मैंने उस सांप से माफी मांगी और तुम सबको रोका। यह सुनकर भीमा ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? तब राजेश ने कहा, तुम्हें उस सांप को देखकर कुछ अजीब नहीं लगा? एक सांप और वो भी हमारी भाषा बोलने वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश का सवाल सुनकर प्रकाश ने कहा, हाँ, अजीब तो लगा, पर इसमें हमें पैसे किस तरह से मिलेंगे? राजेश ने अब जोर से हंसते हुए कहा, वो सांप ही हमें पैसे दिलाएगा। राजेश की यह बात सुनकर तीनों चौंक गए। फिर राजेश ने कहा, शायद तुम लोगों को पता नहीं, पर कुछ सांप कई सालों तक तपस्या करके ऐसी विद्याएं हासिल करते हैं। ऐसे अद्भुत सांपों को कई तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या का उपयोग करने के लिए मदद में लाते हैं। ऐसे सांपों के पास भविष्य देखने की भी नजर होती है। तुम कहना क्या चाहते हो राजेश? साफ साफ कहो, भीमा ने कहा। तब राजेश ने उन्हें बताया कि हम उस सांप को पकड़कर किसी बड़े तांत्रिक को बेचेंगे, जो हमें उस सांप का मुंह मांगा दाम देगा। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। अगले दिन उन्होंने जंगल में एक जाल बिछाया। सांप जब अपने बिल से बाहर आया तब वो उस जाल में फंस गया। जाल में फंसने के बाद सांप जोर जोर से फुफकारने लगा।
उसके फुफकारने की आवाज सुनकर मादा सांप बिल से बाहर आई। उसने अपने पति को ऐसे जाल में फंसा हुआ देखा और उसे बहुत दुख हुआ। वो उन चारों को डसने के लिए उनके पास आने लगी। तब सांप ने उसे बिल में जाने का इशारा किया। सांप नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई नुकसान पहुंचे। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी बिल में चली जाएगी तो वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। मादा सांप बिल में चली गई, लेकिन दुष्ट भीमा ने उस बिल में आग लगा दी और मादा सांप की झुलसकर मौत हो गई। अब सांप को बहुत ज्यादा दुख हुआ। पहले उसका बच्चा और अब उसकी पत्नी को उन 4 लकड़हारों ने उसे छीन लिया था। सांप की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बदले के भी थे। सांप ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वो उन चारों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। भीमा और राजेश उस सांप को एक सुनसान जगह पर एक झोपड़े में लेकर गए, जहां प्रकाश और दिवाकर पहले ही एक तांत्रिक के साथ बैठे हुए थे। तांत्रिक ने सांप को गौर से देखा। सांप बहुत बड़ा, काला और लंबा था। उसका फन भी बहुत फैला हुआ था। उसके फन को देखकर सांप की उम्र का अंदाजा तांत्रिक लगा रहा था। तांत्रिक ने सांप को ध्यान से देखा और कहा, वाह, तुम लोगों ने तो बेहद कीमती सांप पकड़ा है। ऐसा सांप आमतौर पर बहुत कम पाया जाता है। इसके फन को देखकर लगता है कि यह लगभग 100 साल का होगा। राजेश ने बताया कि यह बोल सकता है, पर यह अभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सांप अपनी विद्या का इस्तेमाल सिर्फ उसी समय करते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। राजेश ने पूछा, तो क्या आप इसे नहीं खरीदेंगे? ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। इससे बातें कैसे बुलवानी हैं ये मैं जानता हूं, और इसका मुझे बहुत फायदा होने वाला है। यह सांप सुंदर नगर का है। सुंदर नगर के जानवर कभी किसी की हत्या नहीं करते हैं, इसलिए इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। यह सांप मुझे सबसे महान तांत्रिक बनने में मदद करेगा। तांत्रिक के साथ चारों हंसने लगे। तांत्रिक ने सबको बहुत सारे पैसे दिए और चारों दोस्त जाने लगे। तब तांत्रिक ने कहा, रुको, तुम्हें उस जंगल में एक ऐसा सांप मिला है। इसका मतलब है कि उस जंगल में ऐसे और भी सांप हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ अभी गुप्त तपस्या कर रहे हों। तुम उन सांपों को भी ढूंढ लाओ। कोई भी ऐसा सांप जो बाकी सांपों से अलग लगे, उसे पकड़ कर ले आओ। ऐसे दुर्लभ सांपों की हमारी दुनिया में बहुत जरूरत भी होती है और कीमत भी। अरे, ऐसे सांप तो पैसों की बारिश करवाते हैं। तुम सब भी मालामाल हो जाओगे। ये सुनकर अब चारों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम जल्दी ही और सांप आपको लाकर देंगे, और चारों चले गए। सांप ने उनकी सभी बातें सुन ली थीं। अब झोपड़े में सांप और तांत्रिक ही थे। तांत्रिक ने सांप को जाल से बाहर निकाला और अपने टोकरी में भर रहा था। तभी सांप ने मौका देखकर तांत्रिक के हाथ को डस लिया और बस इतना ही जहर उसके शरीर में छोड़ा कि तांत्रिक का हाथ काम करना बंद कर दे। तांत्रिक के हाथ से सांप छूट गया और सांप ने कहा, सुंदर नगर के जानवर किसी की हत्या नहीं करते, पर बदला जरूर लेते हैं। अब सांप तेजी से रेंगते हुए चारों दोस्तों के पास आया। उसने अपना फन इस बार बहुत ज्यादा फैलाया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसने सबसे पहले भीमा के दोनों हाथों को डस लिया। भीमा दर्द के मारे चीखने लगा। फिर राजेश की आंखों में अपना जहर छोड़ दिया। राजेश अपने दोनों आंखों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगा। प्रकाश के पैर पर डस लिया और दिवाकर के सिर पर। वो दोनों भी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगे। उन चारों के शरीर में सांप ने बस इतना ही जहर छोड़ा था कि उन चारों के शरीर के हिस्से काम करना बंद कर दें। भीमा के दोनों हाथ, जिन्होंने कुल्हाड़ी से सांप के अंडे को तोड़ा था, वो निकम्मे हो गए। राजेश की नजर सांप पर पड़ी थी और अब वो बाकी सांपों को ढूंढने जा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, प्रकाश के पैरों की शक्ति चली गई और वो वहीं गिर पड़ा और दिवाकर के दिमाग पर असर हो गया। उसे अब चारों ओर सांप ही दिखने लगा। चारों दोस्तों से सांप ने बदला ले लिया। सांप ने कहा, मैंने तुम चारों से विनती की थी कि जानवरों को परेशान मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी विनती को मेरी मजबूरी समझ लिया। तुमने बिना किसी वजह के मेरे परिवार को मुझसे दूर किया। अब तुम लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। हर पल तुम्हें अपने बुरे कर्मों की याद आती रहेगी। हम सांप ऐसे तो किसी को कुछ नहीं करते, पर जब कोई खुद आकर हमें परेशान करता है, तब हम उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं। राजेश ने चिल्लाकर कहा, अरे, हमसे बदला ही लेना था तो हमें मार ही डालते। हमें इस तरह से अपाहिज क्यों बनाया? तब सांप ने कहा, तुम लोगों की यही सजा है। सुंदर नगर के नियम के अनुसार हम कभी किसी की हत्या नहीं करते। तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया, उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए मारना नहीं, पल पल मौत देना ही जरूरी था। अब चारों को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो गई थी। सांप जंगल में लौट आया और अब वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया।
अब सांप जंगल के गुजरने वाले हर एक को शक की नजरों से देखने लगा। राजेश और उसके दोस्तों की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी और सबको अब लगने लगा था कि सांप हर इंसान से बदला लेगा। इसीलिए अब लोगों ने जंगल से आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन उस वजह से उनका व्यापार ठप हो गया था। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या करें। सब मिलकर सोच रहे थे, लेकिन जंगल से आने जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी जंगल में गई। सांप उसके सामने आ गया। बूढ़ी ने बिना डरे सांप को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था और तुम उन गुनहगारों को सजा दे चुके हो, लेकिन अब अगर तुमने निर्दोष गांव वालों को उसकी सजा दी तो इंसानों और सांपों में बैर बढ़ने लगेगा। गांव वालों को जंगल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अगर ये दुश्मनी बढ़ गई तो वो सांपों को मारने पर उतर आएंगे। मजबूरी में ही सही, लेकिन आज तक जो नहीं हुआ है वो अनहोनी हो जाएगी। इसीलिए तुम अपने इस बदले को भूल जाओ और ये जंगल फिर से सबके लिए मुक्त कर दो। सांप ने कहा, मैं बस जंगल की रक्षा करना चाहता था, पर मैं ये भूल गया था कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। उस दिन के बाद सांप ने जंगल का ध्यान तो रखा,